बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 व्हिच इज अबाउट द एनवायरनमेंट। हमने इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज काफी हद तक सॉल्व कर ली है। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ा कि किस तरह एक एनिमल या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट। अगर हम एग्जांपल लें वेदर की, तो दो तरह के इलाके हैं, एक ठंडा इलाका और एक गर्म इलाका। ठंडे इलाके के लोग गर्म कपड़े पहनेंगे, जबकि जो गर्म इलाके के लोग हैं वो थोड़े हल्के ठंडे कपड़े पहनेंगे। दिस इज एन अडेप्टेशन। बिल्कुल इसी तरह कुछ अडेप्टेशंस होती हैं जो कि खुदा ने खुद बनाई हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके इन देयर एनवायरनमेंट। हमारे पास 4 ऑर्गेनिजम्स की तस्वीरें दी गई हैं। नंबर 1 इज टाइगर, उसके बाद वी हैव ईगल, देन वी हैव अ कैक्टस जो कि एक प्लांट है, एंड लास्टली वी हैव अ बटरफ्लाई। हमने ये बताना है कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं उस ऑर्गेनिज्म में जो कि उसको हेल्प कर रही हैं टू सर्वाइव। सो मूविंग टुवर्ड्स पार्ट ए। पार्ट ए का क्वेश्चन है हाउ ईगल इज अडेप्टेड टू कैच इट्स फूड। एक ईगल किस तरह से अडेप्ट करती है अपने आप को कि वो आराम से अपना शिकार जो है उसको खा भी ले और उसको डिटेक्ट भी कर ले। मतलब अगर एक ईगल ने खाना खाना है तो वो किसी छोटे जानवर का, फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल बर्ड या फिर अ रैट, अ माउस, उसका शिकार करेगी। अब ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं ईगल को टू कैच इट्स प्रे? आइए देखते हैं। स्पेशली अडेप्टेड फीट एंड क्लॉज। जो ईगल होती है उसके जो पांव है और उसका जो पंजा है वो स्पेशली बना हुआ है इस चीज के लिए। किस चीज के लिए? वो इस चीज के लिए कि जब वो ऊपर से जल्दी से किसी के ऊपर अटैक करे, छोटे जानवर के ऊपर, तो उसकी ग्रिप भी अच्छी होती है और वो आराम से ग्रिप करके इतनी पावर के साथ उसको उड़ा के ले जाती है और ड्रॉप भी नहीं करती। मतलब जब वो फ्लाइट में होती है, उड़ रही होती है, तब भी उसके इस पंजे में छोटा जानवर रहता है। ऐसा नहीं कि वो गिर जाए या फिर उसको कुछ और हो जाए। अब हम देखते हैं कि 2 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि उसके फीट में मौजूद है। Number 1 is speccules. These are the series of bumps on the bottom of their feet. उनके पाँव के बिल्कुल नीचे बॉटम पे मौजूद होते हैं स्पेक्यूल्स। स्पेक्यूल्स जो है वो बम्प्स को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं फुटबॉलर्स की, आपने देखा होगा कि जो भी बंदा फुटबॉल खेलता है उसने जूते पहने होते हैं, उन जूतों के नीचे बहुत ऊपर नीचे करके डिजाइन बना होता है। ये हैं बम्प्स और ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो ग्रिप है वो स्ट्रांग रहे। फुटबॉलर्स को ग्रिप इसीलिए स्ट्रांग चाहिए ताकि वो ग्राउंड के ऊपर भागते हुए फिसल ना जाए। बिल्कुल इसी तरह ये स्पेक्यूल्स मौजूद होते हैं ईगल के पाँव के नीचे ताकि उसकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाए जब वो अपने प्रे को, मतलब शिकार को, पकड़े। सेकेंड वी हैव टैलेंस। दे आर रेजर शार्प स्ट्रक्चर्स। टैलेंस मौजूद होते हैं उसके क्लॉ के ऊपर, मतलब उसके पंजे के ऊपर टैलेंस, जिस तरह हमारे नाखून मौजूद हैं उसके पास मौजूद हैं टैलेंस। और ये जो टैलेंस है ये इतने ज्यादा शार्प है कि ये आराम से किसी भी जानवर को चीर फाड़ करने के काम आ सकते हैं। इसीलिए जो ईगल है, पहली बात तो उसके पास स्पेक्यूल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से उसकी ग्रिप अच्छी होती है ऑन इट्स प्रे। अपने शिकार को वो बहुत अच्छी ग्रिप के साथ पकड़ लेती है। उसके बाद इट हैज टैलेंस जो कि रेजर शार्प स्ट्रक्चर्स हैं और इन टैलेंट्स की मदद से वो उस जानवर को चीर फाड़ करके, टीयर करके आराम से कंज्यूम कर लेती है। ऑब्वियसली इट हैज अ बीक, अ शार्प बीक एज वेल, जो कि इस काम आ सकती है, मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड फीट एंड क्लॉज की। लास्ट इट हैज अ वेरी शार्प आई साइट। ईगल जो है वो जितनी भी ऊंचाई पे उड़ रही हो उसको जमीन पे मौजूद छोटे जानवर जिनको वो खा सकती है वो नजर आ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको बहुत तेज आई साइट दी है। उनकी दूर की नजर बहुत अच्छी होती है, वो दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पर कोई कमजोर जानवर मौजूद है जो कि उनके खाने के काम आ सकता है। तो ये थी अडैप्टेशंस ऑफ एन ईगल टू कैच इट्स फूड, या हम कह सकते हैं
टू सर्वाइव, क्योंकि अगर वो अपना फूड कैच नहीं करेगी, अपने शिकार को पकड़ेगी नहीं, खाएगी नहीं, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो हमने अडैप्टेशंस पढ़ी उनकी अबाउट फीट एंड क्लॉज, जिसमें मौजूद थे स्पेक्यूल्स एंड टैलेंस, और लास्ट पॉइंट था अबाउट देयर शार्प आईसाइट। तो मेरे साथ साथ आंसर्स को अपनी नोटबुक्स पे नोट करते जाइएगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो इस वीडियो को पॉज करें, जाके आंसर को नोट डाउन करें और फौरन से वापस आएं। Well done, students. Now we are moving towards the B part. The B part is about a plant that is cactus. Cactus is adapted to survive in a desert. हमने ये बताना है कि cactus plant एक desert के अंदर, मतलब रेगिस्तान के अंदर किस तरह survive करता है। आपको पता है कि रेगिस्तान मतलब desert एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यादातर बहुत गर्मी रहती है और पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। अब जब पानी भी नहीं है और गर्मी भी इतनी ज्यादा है, तो एक प्लांट किस तरह से सरवाइव करेगा। ये प्लांट है कैक्टस, जो कि सरवाइव करता है एक डेजर्ट एरिया में, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज रिड्यूस्ड लीव्स। रिड्यूस्ड लीव्स का मतलब ये है कि लीव्स का सरफेस एरिया कैक्टस में रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अब सरफेस एरिया का सर्वाइवल से क्या ताल्लुक है? जितना भी ज्यादा सरफेस एरिया होगा किसी चीज का, वहां से पानी की इवेपोरेशन ज्यादा होगी। पानी की इवेपोरेशन का प्रोसेस भी मैं आपको एक दफा बता दूं कि पानी जो है जब उसको हीट किया जाए तो वो अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर डेजर्ट में बहुत ज्यादा हीट मौजूद है। अब जो प्लांट है जिसने बहुत मुश्किल से थोड़ा सा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, उसके लीव्स का अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मतलब अगर वाइडर लीव्स होंगे, तो उसमें से पानी इवेपोरेट कर जाएगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर आप किसी बहुत चौड़ी मतलब परात जैसी चीज में पानी को रखें और एक ग्लास में रखें और उसको आप अपनी टेरेस पे रख दें कुछ देर के लिए, तो आप देखेंगे कि गर्मी की वजह से जो परात है उसमें से ज्यादा जल्दी पानी इवेपोरेट कर जाता है एज कंपेयर टू द ग्लास जो हमने उसके साथ रखा। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो परात है उसका सरफेस बहुत ज्यादा है और ग्लास का सरफेस एरिया बहुत कम होता है टॉप से। उसके पानी के पास बहुत कम जगह होती है टू इवेपोरेट। बिल्कुल यही होता है कैक्टस प्लांट में, जहां वो अपने लीव्स का सरफेस एरिया कम कर देता है टू रिड्यूस इवेपोरेशन और पानी को अपने अंदर स्टोर रखने के लिए। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड फीचर व्हिच इज फ्लैशी स्टेम वैक्स कोटेड। जो उसका स्टेम होता है, अब प्लांट के दो हिस्से हैं। नंबर 1 इज द शूट जो ऊपर है, एंड नंबर 2 आर रूट्स। रूट्स जो हैं वो हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे मतलब सॉइल के नीचे होती हैं, और शूट वो है जो हमें ऊपर नजर आता है। अब जो शूट एरिया है वहां मौजूद होते हैं फ्लावर्स या फ्रूट्स या फिर लीव्स, और जो बीच का एरिया है दैट इज स्टेम। हमने लीव्स के बारे में तो पढ़ लिया कि लीव्स किस तरह के होते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग स्टेम। उसका जो स्टेम है, तना जो होता है, वो इस तरह से होता है कि वो बहुत फ्लैशी होता है। फ्लैश होने का मतलब ये है कि उसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है। जब पानी स्टोर हो जाएगा एक स्टेम के अंदर, तब भी वो इवेपोरेट कर सकता है। ताकि वो इवेपोरेट ना करे, इसीलिए इसके ऊपर होती है वैक्स कोटिंग। वैक्स एक ऑयली सब्सटेंस को कहते हैं। ये ऑयली सब्सटेंस स्टेम के ऊपर मौजूद होता है ऑफ आवर कैक्टस प्लांट, ताकि जो पानी है वो इस ऑयल के अंदर से मत गुजर सके और इवेपोरेट ना करे। इस फ्लैशी स्टेम में स्टोर होता है पानी, जो कि फॉर लेटर यूज काम आता है। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड फीचर व्हिच इज लॉन्ग रूट्स। हम बात कर रहे हैं रूट्स की, मतलब जो इसकी जड़ें होती हैं प्लांट की वो बहुत लंबी होती हैं ताकि वो जमीन में दूर दूर तक फैल सकें। फैलने का मकसद ये है कि कहीं से भी कोई भी पानी का कतरा अगर मिल जाए तो ये रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लें। पानी बहुत मुश्किल से आता है किसी भी डेजर्ट में, इसीलिए जो ड्यू पड़ती है जिसको हम उर्दू में कहते हैं शबनम, सुबह के टाइम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के जो कि सरफेस पे आ जाते हैं सॉइल के। ये जो ड्यू है इसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है कैक्टस प्लांट, क्योंकि जो इसकी रूट्स हैं वो बहुत फैली हुई होती हैं और सरफेस के पास पास रहती हैं। तो आपको पता चला कि 3 ऐसे फीचर्स थे जिन्होंने हेल्प किया कैक्टस प्लांट को टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट एनवायरनमेंट। पहले थे उसके लीव्स जिनका सरफेस एरिया रिड्यूस होता है, मतलब कम हो जाता है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन। सेकेंड इज द फ्लैशी स्टेम जिसके अंदर पानी को स्टोर किया जाता है, और ताकि यहाँ से भी पानी इवेपोरेट ना कर सके उनके ऊपर होती है वैक्स कोटिंग। थर्ड आर द रूट्स जो कि बहुत दूर दूर तक और नीचे तक फैली होती हैं इस प्लांट की, ताकि कहीं से भी अगर कोई पानी का कतरा मिल जाए तो ये एब्जॉर्ब कर लें।
These were the features जो कि कैक्टस प्लांट की हेल्प करते हैं टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट एनवायरनमेंट। इसके साथ ही हमने बी पार्ट का आंसर भी लिख लिया। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो जल्दी से नोट डाउन करें और वापस आए। Well done students. Now we are moving towards the C part of the same question. C part में बात हो रही है बटरफ्लाई की। Butterfly is adapted to suck nectar from flowers. Flowers में से बटरफ्लाई नेक्टर को सक करती हैं। नेक्टर इज अ टाइप ऑफ जूस जो कि मौजूद होता है फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर से बटरफ्लाई किस तरह इस नेक्टर को पीती है, वो फीचर्स क्या हैं जो इसकी हेल्प करते हैं इस काम में, आइए देखते हैं। नंबर 1, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नेक्टर दे हैव टेस्ट सेंसर्स ऑन देयर फीट। सबसे पहले तो जरूरी है कि हम डिटेक्ट करें कि नेक्टर कहाँ मौजूद है। अगर तो नेक्टर मौजूद हुआ तभी बटरफ्लाई उसको जाके ड्रिंक कर सकती है। अब नेक्टर की डिटेक्शन के लिए, ये पता लगाने के लिए कि नेक्टर कहाँ मौजूद है, बटरफ्लाई के फीट के नीचे मौजूद होते हैं टेस्ट सेंसर्स। सेंसर कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जो कि सेंस कर सके हमारी पर्टिकुलर चीज को। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ टेस्ट सेंसर्स, ये सेंस करते हैं कि नेक्टर कहाँ मौजूद है, और फिर जब वो उसके ऊपर जाके बैठती है, मतलब फ्लावर के ऊपर जाके जब बटरफ्लाई लैंड करती है, तो उसके फीट जो हैं वो सेंस कर लेते हैं कि यहाँ नेक्टर मौजूद है। हल्का सा टेस्ट आ जाता है बटरफ्लाई को और उसको पता चल जाता है कि नाउ इट कैन ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम दिस फ्लावर। मगर फीट जो है वो नेक्टर को सक करने के काम नहीं आते, क्योंकि जो नेक्टर है वो फ्लावर के बिल्कुल बॉटम में मौजूद होता है। बॉटम तक पहुंचने के लिए वी हैव अनदर स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स दिस बटरफ्लाई, दैट इज प्रोबोसिस। फॉर ड्रिंकिंग द नेक्टर इट एक्सटेंड्स अ स्ट्रॉ लाइक elongated feeding tube called proboscis। जो बटरफ्लाई होती है उसके सर पे बिल्कुल मौजूद होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि वो एक्सटेंड करती है फ्लावर के बॉटम तक, और ये स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर जब फ्लावर के बॉटम में पहुंचता है तो बिल्कुल वही होता है जो हम स्ट्रॉ से करते हैं। स्ट्रॉ से जिस तरह हम सक करके कोई ड्रिंक पीते हैं, बिल्कुल उसी तरह बटरफ्लाई जो है वो प्रोबोसिस को, मतलब स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर को यूज करती है टू सक नेक्टर। अब यहाँ पर तो ये यूज कर रही है स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर को। अगर ये स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा तो होता ये है कि वो स्ट्रक्चर कर्ल बैक करके वापस उसके सर के पास आ जाता है। इसीलिए अगर हम किसी बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखें तो वी कैन नॉट से कि उसके सर पे कोई इलोंगेटेड स्ट्रक्चर मौजूद है। उसकी वजह यही है कि ये खुलता है, एक्सटेंड होता है इन द फ्लावर टू ड्रिंक नेक्टर, और जब ये काम हो जाता है देन इट कर्ल्स बैक टू इट्स हेड, और वो बिल्कुल हमें ना होने के बराबर एक स्ट्रक्चर नजर आता है। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो हम कह सकते हैं कि बटरफ्लाई के काम आती हैं टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। नंबर 1 वाज द टेस्ट सेंसर्स जो कि उसके फीट पे मौजूद थे, एंड नंबर 2 वाज द प्रोबोसिस जो कि एक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअली सक करने के काम आता है नेक्टर को फ्रॉम फ्लावर्स। सो दीज वर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके साथ ही हमने पार्ट सी का आंसर भी सॉल्व कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट व्हिच इज अबाउट टाइगर। Part D is tiger is adapted for tearing flesh and crushing bones। जो हमारा एनिमल टाइगर है वो किस तरह से फ्लैश को टीयर करता है और बोन्स को क्रश करता है, हमने ये बताना है। अब ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इसके काम आ सकते हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 इज एक्सट्रीमली पावरफुल जॉ। उसका जो जबड़ा होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसका क्या फायदा है? उसका यही फायदा है कि जब वो अपने शिकार को अपने मुंह के अंदर पकड़ेगा तो उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होगी। अब जब भी किसी शिकार को टाइगर पकड़ता है तो वो शिकार भागने की कोशिश करता है, तड़पता है अपनी जगह पे, मगर ये जो पावरफुल जॉ है इसके अंदर से निकलने के लिए दूसरे जानवर को भी बहुत पावर की जरूरत होती है जो कि उसमें मौजूद नहीं, बिकॉज टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट। तो उसके पास एक बहुत पावरफुल जॉ मौजूद होता है जो कि ग्रिप करता है किसी भी शिकार को। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग फोरलिम्स। जो स्ट्रॉन्ग फोरलिम्स होते हैं एंड कर्ल्ड क्लॉज, ये दो आप अपने दिमाग में रखें। फोरलिम्स कहते हैं पूरे बाजू को, और जो क्लॉ है वो बात हो रही है हाथ की। अब ये जो दो चीजें हैं स्ट्रॉन्ग फोरलिम्स एंड कर्ल्ड क्लॉज, वो किस तरह से काम आती हैं टू टीयर फ्लैश एंड क्रश बोन्स। सबसे पहले तो उसका जो पावरफुल जॉ था, अगर वो किसी को बाइट करे तो आराम से उस एनिमल की हड्डियां टूट सकती हैं।
दिस जॉ इज दैट पावरफुल। सेकेंड, टॉकिंग अबाउट द फोर लिम्स, उसके बाजू जो कि बहुत ताकतवर और स्ट्रॉन्ग है, उसका फायदा दो तरह से है। नंबर 1, क्या आपको पता है टाइगर अपनी 4 टांगों पे भागता है, विच आर 4 लिम्स, और दूसरी मतलब 2 बाजू और 2 टांगे। अब अगर स्ट्रॉन्ग 4 लिम्स होंगे तो वो तेज भाग सकता है। पहला फायदा तो हो गया कि वो तेज भाग सकता है अपने शिकार के पीछे और उसको पकड़ सकता है। अब पकड़ने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ उसने सबसे पहले अपने 4 लिम्स यूज करने होते हैं टू कैच द प्रे। उससे अपने शिकार को पकड़ना होता है और पकड़ने के लिए भी उसको बहुत पावरफुल बाजुओं की जरूरत है। ये जो स्ट्रॉन्ग 4 लिम्स हैं, इनका क्या काम है आपको समझ आ गया। आगे लिखा है कर्व्ड क्लॉज। अभी जो 4 लिम्ब पूरा बाजू है, इसके सामने मौजूद जिस तरह हमारा हाथ है, उसी तरह यहाँ मौजूद होता है पॉ। अगर आप किसी बिल्ली के पॉ को नोटिस करें, मतलब हाथ को नोटिस करें, तो आपको नजर आएगा जिस तरह हमारी 5 उंगलियां होती हैं, उस तरह बिल्ली की या फिर टाइगर के क्लॉज होते हैं। अब इसके 5 क्लॉज होते हैं, जिसमें से एक स्पेशलाइज्ड क्लॉ है और बाकी जो 4 क्लॉज हैं वो कर्व्ड होते हैं। नॉर्मल क्लॉज हैं, मगर ये तमाम क्लॉज जो हैं ये कर्व्ड होते हैं। जब भी टाइगर अपने 4 लिम्ब को आगे बढ़ा के अपने शिकार को पकड़ेगा, तो ये जो कर्व्ड क्लॉज हैं वो उसकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, और जब पेनिट्रेट करेंगे तो वो जो बेचारा कमजोर जानवर है वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा। ये होता है फायदा टाइगर को ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग 4 लिम्स एंड कर्व्ड क्लॉज। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। मूविंग टुवर्ड्स द अदर फीचर्स व्हिच आर शार्प टीथ एंड गैप बिटवीन मोलर्स एंड कैनाइन्स। इसको भी मैंने 2 को इकट्ठे इसलिए पढ़ा क्योंकि इनके भी आपस में लिंक है। सबसे पहले तो शार्प टीथ, उसके सामने के जो दांत है वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, मतलब जब भी वो किसी को बाइट करेगा तो आराम से उसके टीथ उसके अंदर से पेनिट्रेट, शिकार के अंदर से पेनिट्रेट कर जाएंगे। सेकेंड इज द गैप बिटवीन मोलर्स एंड कैनाइन्स। दांत जो हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं, इसीलिए उनको नाम भी डिफरेंट दिए गए हैं। जो मोलर्स होते हैं वो पीछे मौजूद फ्लैट टीथ को कहते हैं, और जो कैनाइन्स हैं वो सामने मौजूद शार्प टीथ को कहते हैं। यहाँ लिखा है दैट दे हैव अ गैप बिटवीन मोलर्स एंड कैनाइन्स, मतलब सामने के शार्प टीथ और पीछे के फ्लैट टीथ के बीच में उनके जो जबड़ा है उसमें गैप होता है। हमारे जिस तरह लगातार मोलर्स हैं, मतलब प्री मोलर्स और मोलर्स मौजूद हैं, फ्लैट टीथ हैं, बीच में कोई गैप मौजूद नहीं, ऐसा नहीं होता टाइगर में। टाइगर में सामने दांत है और यहाँ दांत है, बीच का एरिया होता है खाली। वो इसीलिए होता है ताकि जब भी वो किसी कमजोर जानवर को अपने दांतों के अंदर पकड़े, मतलब जकड़ के रखे, तो उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है और बिल्कुल इस गैप के अंदर वो फिट कर लेता है अपने शिकार को, और वो बिल्कुल भी जो जानवर है वो हिल नहीं सकता अपनी जगह से। सो दीज वर द फीचर्स जो कि काम आते हैं ऑफ अ टाइगर टू क्रश बोन्स, या हम कह सकते हैं टू टीयर फ्लैश, मतलब चीर फाड़ करने के या किसी की हड्डियां तोड़ने के आराम से टाइगर काम आ सकता है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट। इसके जो फीचर्स यहाँ थे वो मैंने आपको बता दिए, जो बहुत खतरनाक हैं। इसीलिए जो टाइगर है वो एक बहुत ज्यादा शिकारी जानवर जाना जाता है, बिकॉज इट हैज एबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प इट टू प्रे, दैट हेल्प इट टू हंट अ प्रे। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से हर जानवर के पास उसकी अपनी अडेप्टेशंस हैं टू हंट या फिर टू किल एन एनिमल, और इसी तरह वो अपना खाना खाता है और सरवाइव करता है इस अर्थ पे। सो दीज वर द आंसर्स टू क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। हमने आज चारों ABCD पार्ट्स कर लिए ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।